मैंने सुना था कि हमारे अधिकारी जो हैं जब बजट में से कहीं पैसा रिलीज करना होता है तो बहुत कंजूसी करते हैं। यहाँ पे ताली बजाने में भी कंजूसी कर रहे हैं। और ये भी है कि टू नो इज गुड। मैडम एक क्वेश्चन था हमारा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये मैकेनाइजेशन पे तो काफी बात है, अच्छी बातें हो रही है, ठीक भी है, इसको भी यूज करना। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने की बंधाई को लेकर के काफी समस्या है और उससे गन्ना गिर भी जाता है और काफी लॉसेस भी होते हैं, यील्ड भी कम हो जाती है। तो एक छोटा सा देसी मेरा सुझाव है जो मैं देखता हूँ, कहते हैं तुरंत इस तरह कोई मैकेनाइजेशन डेवलप करें तो गन्ना के बांधने में भी कुछ मैकेनाइजेशन हो। का सजेशन है, वो भी जिस से कंसर्न है उसको कह दिया जाएगा। और मैं ये कह रही थी कि टू नो इज गुड, टू लिव इज बेटर एंड टू बी हियर इज परफेक्ट। यू ऑल मस्ट बी हियर। और अब मैं थोड़ा 1 मिनट में डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहूंगा मैकेनाइजेशन के संबंध में। वहां 8% जरूर काटते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो है जो हार्वेस्ट करता है वो गहराई से करता है थोड़ा, जिसकी वजह से रेटून बहुत अच्छी होती है और उनकी कम से कम 6, 7, 8 कुंटल तक पैदावार 1 एकड़ में केवल हार्वेस्टिंग से बढ़ जाती है। इसलिए किसान का कोई लॉस नहीं होता उसमें। जहां तक रहा इसमें ट्रेस आने का, तो हमने मध्य प्रदेश में जो ओलम शुगर फैक्ट्री है फॉरेन की, वहां पर उसको पंखे को ज्यादा पावर का लगाया है, तो अब ट्रेस उसमें बहुत कम आता है। सबसे बड़ी चीज है कि उस रेटून के होने से उसमें जो बोरर्स होते हैं नीचे रहते हैं वो भी साथ ही साथ चले जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो पेस्ट जो इंसिडेंस है वो कम होता है। तो ये बड़ा एडवांटेजियस है इस मामले में कि रेटून को अगर हम बेटर करना चाहते हैं, जो स्टेबल सेविंग की बात चल रही है वर्षों से, वो न कभी हुआ है न कभी होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन हार्वेस्टर से ये प्रैक्टिकल है। 1200 कुंटल से लेकर 1500 कुंटल एक हार्वेस्टर काट देता है। मैं आपको, चूंकि हमारे गन्ना महोदय यहाँ मौजूद हैं, मैं बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार ने इन हार्वेस्टर को खरीदने के लिए किसानों को 60 लाख की सब्सिडी दी है, 60 लाख की। इसलिए वहां पर प्रैक्टिकली किसान भी 4-5 हार्वेस्टर लेके आए हैं और वो बराबर चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर हार्वेस्टर को लाना चाहते हैं तो इस पर भी इसी तरह की सब्सिडी दें, जिससे हमारा रेटून मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, किसान की पैदावार बढ़ेगी, फ्रेश केन गन्ने में जब चीनी मिल में आएगा तो उसकी निश्चित रूप से रिकवरी अच्छी होगी। मुझे डॉक्टर जयसिंह सरोज कहते हैं, 50 वर्ष से मेरा गन्ने से संबंध रहा है। किसी की तो जिंदगी इतनी नहीं होती जितना मैंने गन्ने से दोस्ती की है, इसलिए मैंने अपने विचार आपके सामने रखे हैं। मैं वहां एज एडवाइजर गन्ने के रूप में जाता हूं। धन्यवाद। तो अब ये रिटर्न मैनेजमेंट का टॉपिक विस्तार से डॉक्टर पांडे जी कवर करेंगे, उस पर और हम लोग चर्चा कर लेंगे। अब आगे गेस्ट फैकल्टी सबको बुलाइए। अंतर्राष्ट्रीय फोरम में IAPS IT के सचिव और हमारे पूर्व निदेशक IASR डॉक्टर सोलोमन का हम स्वागत करते हुए निवेदन करते हैं कि वो गन्ने का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एवं विजन 2030 बहुत जरूरी है हमारे लिए कि 2030 तक हम किस तरह अपने गन्ने की पैदावार, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन, जैसे हमारे प्रमुख सचिव महोदय बता रहे थे, कैसे हम कर सकते हैं। उन विषयों पर को कवर करने के लिए मैं डॉक्टर सोलोमन को यहाँ इनवाइट करती हूँ। वेलकम सर। सुभाष चंद्र शर्मा जी, गन्ना निदेशक, श्री बख्शी राम साहब, श्री गुप्ता साहब, श्री बीके यादव साहब, पांडे साहब, डॉक्टर AK सिंह और हमारे विशेष अतिथि जो चीनी मिलों से आए हुए हैं, आप सबों को मेरा नमस्कार। एक बहुत ही टिकलिश टॉपिक मेरे लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य
गन्ना और चीनी का क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे आज। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, लगभग 120 कंट्रीज में गन्ना का उत्पादन होता है। कहीं कहीं गन्ना और चुकंदर एक साथ भी पैदा किए जाते हैं और इसमें करीब 70% जो चीनी है वो डेवलपिंग कंट्रीज में पैदा होती है। हमारा डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो हब है और उसमें हमारे देश की भूमिका बड़ी अहम है। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और ब्राज़ील को छोड़ के ज़्यादातर चीनी डोमेस्टिकली कंज्यूम होती है और एवरेज शुगर कंजम्पशन जो वर्ल्ड लेवल पे है वो करीब 21 kg है। इसमें भी बहुत वेरिएशन है। जो मुख्यतः चीनी लगभग 75% शुगर केन से आती है। किसी ज़माने में चुकंदर का प्रोपोर्शन करीब 45% हुआ करता था, लेकिन वो काफ़ी कुछ घट गया है। और वर्ल्ड में जो शुगर केन का एरिया है वो करीब 26 मिलियन हेक्टेयर है। इसका मेजर एरिया ब्राज़ील और हमारी कंट्री में है और करीब 1832 मिलियन टन शुगर केन हम प्रोड्यूस करते हैं ग्लोबली और 177 मिलियन टन चीनी पैदा करते हैं। अपने देश के चीनी उद्योग के बारे में तो आप जानते होंगे। ज़्यादातर प्रेजेंटेशन में हम फेसिंग स्लाइड दिखाते हैं। सेकंड लार्जेस्ट हमारा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट हम कंज्यूमर हैं और सेकंड लार्जेस्ट हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है और ये एक बड़ी अहम भूमिका अदा करता है, खासतौर से रूरल एम्प्लॉयमेंट में। और लगभग 1.1% हमारे जीडीपी में, नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम इंडस्ट्री का आउटपुट देखें, जैसे पहले भी स्लाइड में बताया गुप्तारा साहब ने कि हम कहते हैं गन्ना एक कल परिप्रेक्ष्य के रूप में माना जाता है। इसके सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे यूटिलाइज हो जाते हैं इन वन फॉर्म और अदर फॉर्म। हम एनुअली करीब 350 मिलियन टन शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं। 24 से 25 मिलियन टन वाइट शुगर, 6 to 8 मिलियन टन गुड़ खंसारी, लगभग 2.3 बिलियन लीटर्स अल्कोहल, 12 मिलियन टन मोलासेस, 3000 मेगावाट पावर और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो इन सब के बावजूद भी इतनी वाइब्रेंट इंडस्ट्री है, हमारे सामने कुछ चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। लेकिन उन चुनौतियों के बावजूद भी हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। इन दिनों में हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, शुगर रिकवरी की, कॉस्ट ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑन द होल द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। ये हमारे सामने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज, जिसके लिए हम यहाँ चर्चा में बैठे हैं। जब मैं कुछ फैक्ट्स एनालाइज कर रहा था तो अक्सर हम उन कंट्रीज को देखते हैं जो हमारे प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, रिकवरी में कुछ रोल मॉडल कंट्रीज हैं, जहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम कम है या शायद नॉन एग्जिस्टेंट है। हम अपने उद्योग को ब्राज़ील से कंपेयर करते हैं। ब्राज़ील में ये हो रहा है, ब्राज़ील में वो हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में यूज़ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। नो डाउट ब्राज़ील इज़ ए वेरी प्रोग्रेसिव
शुगर इंडस्ट्री। हम कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ की प्रोडक्टिविटी और रिकवरी काफ़ी अच्छी है। फिर हम अपने देश के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसके बारे में हम विचार करेंगे और देखेंगे इन कंट्रीज ने क्या अपना विजन रखा है, क्या उनका फ्यूचर में वो क्या करना मांग रहे हैं। जैसा अभी बख्शीराम साहब ने बताया वैरायटीज के बारे में कि 60% जो इंडस्ट्री का में अगर डिपेंडेंट है किसी चीज पे तो वो वैरायटी है। एंड आई एग्री विद इट कि अगर देयर ओनली वन सिंगल फैक्टर दैट इज वैरायटी, और वैरायटी से जुड़े हुए जो दूसरे पहलू हैं जैसे सीड प्रोडक्शन के बारे में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। वैरायटी का रिप्लेसमेंट बहुत आवश्यक है। दूसरी कंट्रीज ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या रखा है उनको मैं थोड़ा सा यहाँ फोकस करूंगा, और हम फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं, हमारी कंट्री ने क्या विजन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है। मैं थोड़ा सा आपको इस फोरम पे बता दूं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने कुछ 2030 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया और उसके बाद 2050 भी किया है हर क्रॉप का, और उसी तरह से गन्ने का भी किया है। और कुछ प्रोजेक्शन है, जैसे ये एक आपको दिखा रहे हैं हमारा करंट स्टेटस अभी हम कहाँ हैं और 2030 में हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी। अगर हमारी पॉपुलेशन 1.5 बिलियन हो गई देन व्हाट इज नीडेड। एरिया हमारा कांस्टेंट है ऑलमोस्ट 5 मिलियन हेक्टेयर, कुड बी 5 और 10% प्लस माइनस। उस सेम लैंड में हमारी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करनी, हमारी रिकवरी हैज टू गो अप। दैट मीन्स वर्टिकल इम्प्रूवमेंट हमें चाहिए। हमारा टोटल केन प्रोडक्शन जो शुगर के लिए है और बाकी दूसरी रिक्वायरमेंट है, इट विल बी अराउंड 600 मिलियन टन। तो कुछ फैक्टर्स एनालाइज किए गए, और सिर्फ हमारी ही प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो हम दूसरे शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो केन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें मेजर चैलेंज वो लो केन प्रोडक्टिविटी एंड शुगर रिकवरी का है, स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन। और जो फैक्टर है वो है लैक ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, जिसके बारे में अभी आज आपने सुना। ड्राउट, वाटर लॉगिंग टॉलरेंट, improper nutrient balance in the soil, then poor disease diagnostic and management, then other factors which are pulling down the productivity and recovery जो है वो, और कहीं कहीं कॉम्पैक्शन भी, इंक्रीज मैकेनाइजेशन जहाँ हो रहा है। जब मैकेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसकी भी थोड़ी सी, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। Then reduce profitability due to various problems, biotic and abiotic factors, ये सब जगह prevalent है। Low investment in the field, low efficiency of mill, अक्सर बात होती कि पुराने मिलों को बंद करके दूसरे चलाए जाए। Diversification options not fully utilized, especially in developing countries, rising price of land and increased cost of production, लो शुगर प्राइसेस, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर हैं, एंड लेस रेम्यूनरेशन टू फार्मर्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर एक्सटेंशन वर्क। दीज आर सम ऑफ द मेजर इश्यूज ऑफ ग्लोबल शुगर इंडस्ट्री। और जैसा हमने चर्चा करते हैं कि हम अपने रोल मॉडल्स देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रायोरिटीज हैं, ब्राजील में क्या प्रायोरिटीज हैं, फिर हमने क्या अपने विजन डॉक्यूमेंट में रखा है 2030 का। ये थोड़ा सा मैंने आपके संज्ञान के लिए यहाँ रखा हुआ है। जो ऑस्ट्रेलियन शुगर इंडस्ट्री अलायंस और जो शुगर रिसर्च ऑस्ट्रेलिया का है,
ये उनकी प्रायोरिटी आप यहाँ देखेंगे, इम्प्रूव्ड वैरायटी डेवलपमेंट। ये सब जगह मेजर इशू है, मेजर प्रायोरिटी है, और इसमें जो फंडिंग है 25% ऑफ फंडिंग, गवर्नमेंट फंडिंग गोज फॉर वैरायटी डेवलपमेंट। Varieties, high yielding varieties, high sugar varieties and good biomass policy। दूसरा प्लांट ब्रीडिंग, उसमें खासतौर से जो मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट है, प्लांट ब्रीडिंग रिसर्च इंक्लूडिंग डीएनए, मार्कर्स, जीएम बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज, वैरायटी एंड सीड एंड टिश्यू प्रोपगेशन। इसमें सीड एक बड़ा अहम भूमिका निभा रहा है। प्रायोरिटी वेटेज इसमें 20% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसमें इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में डाली। देन बायोसिक्योरिटी इश्यूज लाइक डिजीज स्टडी, क्वारंटाइन, फंडिंग इज अराउंड 5 to 10%। देन environment, water, farming systems, sustainable cane production, future cane production system, innovative ways of facilitating adoption of on-farm. Priority is 25. Improved management practices पे करीब 25% funding. Then milling and supply, milling efficiency कैसे बढ़ाई जाए, ये next priority है. Social people and adoption, analytical technologies, and then alternative cane user, biomass and byproducts. आपको ये ऑस्ट्रेलियन शुगर इंडस्ट्री की प्रायोरिटीज है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ डाइवर्सिफिकेशन उनका बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर शुगर उनका एक्सपोर्ट होता है। सो दीज प्रायोरिटी सेटिंग अगर आप देखिए इनकी, तो मेजर प्रायोरिटीज इनकी वैरायटीज एंड फार्म मैनेजमेंट, स्पेशली द प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा, when we come to Brazil, Brazil is known for high productivity and high sugar recovery. Last year, to this आप देखिए इनका दोनों सिस्टम है। They are producing almost 25 billion liters of ethanol, almost 10 times more what we are producing here. And sugar, इनका एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है इथेनॉल एंड शुगर प्रोडक्शन। जो करंट क्राइसिस है वो आपने देखा होगा, मार्केट जो हमारा क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो भी काफी कम हो गई हैं, और इसलिए ब्लेंडिंग वहां पर कम हो गई है। यूजुअली 24% ब्लेंडिंग होती है, दे गो अप टू 40% ब्लेंडिंग। इवन उनके कुछ ऑटोमोबाइल सेक्शन ने 100% इथेनॉल के ऊपर भी एक काम किया है। ब्लेंडिंग कम हो जाने से अल्कोहल की रिक्वायरमेंट, इथेनॉल की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, so they are producing more sugar. That's why market is flooded with Brazilian sugar. So जो प्राइस कम होने का one reason is the Brazilian sugar switching over to more sugar and less of ethanol. इनकी प्रायोरिटीज क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। Improved sugarcane varieties and plant transgenic varieties. Now they are bringing transgenic varieties into the production system. ये ग्राफ मैंने बताया, कुछ वैरायटीज हैं, जैसे साओ पाउलो की वैरायटीज है। इसमें जो खास चीज देखिए आप, the annualized yield means sugar productivity per hectare per year is 9, not less than 9 टन शुगर पर हेक्टेयर per year। अगर हम अपने सब ट्रॉपिक्स में देखें तो यहाँ पे मुश्किल से 6 टन पर हेक्टेयर पर ईयर होगा। एनी सिस्टम जो करंट प्रिवेलिंग प्राइस है गन्ने की, अगर हमारा 8 से बिलो है
एनुअलाइज यील्ड 8 टन शुगर पर हेक्टेयर पर ईयर, तो वो बहुत इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं होगा। एंड दैट इज वाई आप देखिए द यील्ड इज 80 टन, लास्ट ईयर यील्ड वाज 85 टन पर हेक्टेयर, and they are planning to increase it by 120 tons per hectare per year. You will be amazed to know the recovery figure. Last year figure was 14.4%. The average sugar recovery, only because of the improved varieties and the improved management practices, was 14%. इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वैरायटीज हैं, आप मैंने इसको रखा हुआ है। they are made the major dents in the Brazilian sugar production program.